एडोर फिजिक्स द्वारा प्रस्तुत क्वांटम मैकेनिक्स के वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स का पहला वीडियो लेक्चर है। आज हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है, मतलब उस क्वांटम मैकेनिक्स का शुरुआत कहाँ से हुआ इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट ये है हम लोग का इंट्रोडक्शन टू क्वांटम इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग सबसे पहले लिमिटेशंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में देखेंगे। सॉरी, लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में देखेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। आखिर क्लासिकल मैकेनिक्स में वो कौन कौन से फिनोमिना थे जो एक्सप्लेन नहीं हो पाए, ठीक है, जिसके कारण हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें मेन हम लोग दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और सेकेंड है हम लोग का कॉम्पटन इफेक्ट। इसके बाद हम लोग देखेंगे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के बारे में। मैटर वेव डुअलिटी से रिलेटेड ये हाइपोथेसिस था। बहुत ही क्वांटम मैकेनिक्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के बारे में देखेंगे। डिफरेंट कंडीशन में जो वेवलेंथ है, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे और इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में देखेंगे। थर्ड हम लोग देखेंगे बोर के दो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल। एक था हम लोग का बोर्स कॉरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल, बोर का संगतता का नियम। और एक था बोर्स कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल, बोर का पूरकता का नियम। ठीक है, ये दो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे वेब पैकेट के कॉन्सेप्ट के बारे में। वेब पैकेट, ठीक है, वेब पैकेट के अंदर हम लोग देखेंगे इसका ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है, ग्रुप वेलोसिटी एंड फेस वेलोसिटी। और हमारा लास्ट टॉपिक होगा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इतने चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी क्लास ही होगा। ठीक है, बाकी ये अब सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ से एक से दो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का वेटेज अगर देखें तो यहाँ से एक से दो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। मिनिमम एक क्वेश्चन तो हमेशा रहता ही रहता है इस पार्ट से। ठीक है, तो ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेट के एग्जाम में एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो एक से दो क्वेश्चन यहाँ से आप इस जो भी आज पढ़ेंगे, ठीक है, इससे आपको मिल ही जाएगा सेट के एग्जाम में। तो फिर अच्छा, क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, इसमें हमारा पहला टॉपिक है लिमिटेशंस
ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, देखो कुछ ऐसे फिनोमेना थे जिनको हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, और इनके एक्सप्लेनेशन के लिए एक नए थ्योरी की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। और इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। मैं यहाँ पे आप लोग को कुछ फिनोमेना के बारे में लिखा दे रहा हूँ, ठीक है, नोट करवा दे रहा हूँ, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, इसमें से पहला था हम लोग का ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं कृष्ण पिंड वर्णक्रम। ठीक है, विकिरण, कृष्ण पिंड विकिरण। क्लासिकल मैकेनिक्स से हम लोग कृष्ण पिंड जो विकिरण था, ठीक है, इसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। जनरली इसके लिए जो एक ग्राफ बनता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि आखिर ये जो ग्राफ बनता है, ठीक है, ये इस टाइप से ग्राफ बनता है। ठीक है, तो ये इस टाइप से हमें ये ग्राफ क्यों मिलता है, इसे हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में ब्लैक बॉडी रेडिएशन के इसके क्लासिकल थ्योरी और इसके क्वांटम थ्योरी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद था हम लोग का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को भी हम लोग क्लासिकल थ्योरी का यूज करके एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, और इसके लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आइंस्टाइन ने दिया था। ठीक है, आइंस्टाइन ने जो है इसको एक्सप्लेन किया था, इसीलिए आइंस्टाइन को जो है वो नोबेल प्राइज भी मिला था। कृष्ण पिंड वर्णक्रम को जो है वो प्लांक ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, साइंटिस्ट प्लांक ने जो है वो एक्सप्लेन किया था। इसके बाद देखेंगे हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट। इफेक्ट, ठीक है, कॉम्पटन प्रभाव। ठीक है, इसे कॉम्पटन ने क्या बोलते हैं एक्सप्लेन किया था। ये जनरली किस पे बेस्ड होता है कि कैसे एक्सरे और इलेक्ट्रॉन का जो है वो इंटरेक्शन होता है, उस पे बेस्ड रहता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि निम्न तापों पर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एट लो टेम्परेचर। ठीक है, निम्न तापों पर निम्न तापों पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा किस तरह से परिवर्तित होती है। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा, इसको भी हम लोग ये फिनोमेना को भी हम लोग क्या कर रहे थे, क्लासिकल मैकेनिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, कि लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर के लिए एक्सप्लेन कर पा रहे थे कि सॉलिड में जो हाई टेम्परेचर में जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो किस तरह से बदलती है। लेकिन कम तापों पर, ठीक है, कम तापों पर विशिष्ट ऊष्मा किस तरह से परिवर्तित होती है, इसे हम लोग क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए फिर क्लासिकल थ्योरी क्वांटम थ्योरी का यूज़ किया गया। ठीक है, और डीबाई ने इसे क्वांटम थ्योरी का यूज़ करके इसे एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना था हम लोग का परमाणु वर्णक्रम। ठीक है, एटॉमिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं इसको, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एटॉम्स का जो फाइन स्ट्रक्चर मिल रहा था, ठीक है, जो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिल रहा था, उसे हम लोग क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, इसे जो है बोर ने एक्सप्लेन किया था, परमाणु वर्णक्रम। ठीक है, और इसे किसे एक्सप्लेन किया था, बोर, साइंटिस्ट बोर ने जो है इसे एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये कुछ
और भी कमियां थी, लेकिन ये जो है कुछ महत्वपूर्ण कमियां हैं किसी क्लासिकल मैकेनिक्स के, और इसीलिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी। ठीक है, इसमें से ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये स्पेसिफिक हीट के बारे में हम लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग एटॉमिक फिजिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे बोर ने अपना थ्योरी दिया, क्या क्या फिर इसमें करेक्शन किए गए, सोमरफेल्ड करेक्शन वगैरह, इसके बारे में हम लोग एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ेंगे। अभी यहाँ हम लोग सिर्फ दो फिनोमेना के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट। ये होता है हम लोग का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पे ये डायग्राम आप लोग को दिख रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, जब रेडिएशन, ठीक है, किसी मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट होता है, तब वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो इमिट कर देता है। जब ये रेडिएशन, ठीक है, ये रेडिएशन ये हम लोग का आ रहा है, ठीक है, और ये जब मेटल के सरफेस पे पड़ता है, तब ये जो सरफेस का इलेक्ट्रॉन्स हो, सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन्हें क्या कर देता है, इमिट कर देता है। ठीक है, ये सरफेस से बाहर कर देता है। इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। और जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, इन्हें हम प्रकाशी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है मेटल का प्लेट है, ये मेटल का सरफेस है। ठीक है, इस मेटल सरफेस पे जब रेडिएशन पड़ता है, तब यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है। पहले इनिशियली क्या होता था, यहाँ पे ये पूरा वैक्यूम होता है। ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग बैटरी से इसे जोड़ते हैं, तब यहाँ पे हम लोग को कोई भी विक्षेप देखने को नहीं मिलता इनिशियली। ठीक है, वोल्ट मीटर में कोई भी विक्षेप देखने को नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम लोग लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग को रीडिंग मिलने लगता है। ठीक है, यहाँ पे अमीटर में जो है विक्षेप देखने को मिलता है। ठीक है, इससे ये प्रूफ होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हुआ था, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, इस सर्किट में जो है वो करंट फ्लो होने लगता है, एक करंट जो है वो आई क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा, और ये अमीटर से हम लोग उसे डिटेक्ट कर लेंगे। ये होता है, ये था इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, जो हमारे काम का है, ठीक है, वही देखेंगे। साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने जो एक्सप्लेनेशन दिया था, उसी के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसका फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, जब, चलिए हिंदी में ही लिख देता हूँ, जब प्रकाश, जब प्रकाश किसी धातु के सतह, किसी धातु के सतह पर आपतित होता है, सतह पर आपतित होता है, तब, तब यह सतह के इलेक्ट्रॉनों को, ये सतह के इलेक्ट्रॉन्स को उत्सर्जित कर देता है। ठीक है, उत्सर्जित, उत्सर्जित कर देता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो फिनोमिना होता है, ये जो घटना होती है, इसे हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं।
ठीक है, ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश का जो मतलब इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, ये याद रखेंगे कि प्रकाश का जो उत्सर्जन है वो प्रकाश की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। प्रकाश की फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। थर्ड, एक निश्चित आवृत्ति, एक निश्चित आवृत्ति जिसे हम लोग V0 से रिप्रेजेंट करेंगे और इसे हम लोग बोलेंगे देहली आवृत्ति। ठीक है, एक निश्चित आवृत्ति से ज़्यादा होने पर ही जो प्रकाश है जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्सर्जित होता है। ठीक है, एक आवृत्ति V0 जिसे देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, से अधिक आवृत्ति, से अधिक आवृत्ति पर ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो लाइट इंसिडेंट हो रहा है, किसी भी लाइट के लिए जो है वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा अगर जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उसकी आवृत्ति क्या है, ये जो फोटोन आपतित हो रहा है अगर इसकी आवृत्ति क्या बोलते हैं, न्यू है, तो न्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है न्यू जीरो के, ठीक है, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। अगर न्यू इज लेस देन न्यू जीरो है तब जो है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तभी होता है जब उसकी फ्रीक्वेंसी, एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसे हम लोग देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उससे ज़्यादा हो, तभी जो है ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, और अगर इससे कम आवृत्ति का जितना भी तीव्रता का प्रकाश यहाँ पे हम लोग डाल दें, इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्सर्जित नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, ये जो थर्ड पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन अब उत्सर्जित हो गया, उत्सर्जित होने के बाद इस पर जो है इसकी कुछ गतिज ऊर्जा होगी, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, आवृत्ति पर निर्भर, आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, उसके बाद पांचवा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश के तीव्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, तीव्रता आई से डिनोट करेंगे इसे सामान्यतः। ठीक है, इसकी तीव्रता इंटेंसिटी पर निर्भर करती है। पर निर्भर करती है। ठीक है, ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद आइंस्टाइन ने क्या माना, आइंस्टीन फॉर्मूला, आइंस्टाइन फॉर्मूला ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टाइन ने क्या माना कि जब जो फोटोन आपतित होता है, ठीक है, फोटोन एच म्यू आपतित हुआ है, ठीक है, ये इसकी ऊर्जा है। हम लोग जानते हैं कि फोटोन की जो ऊर्जा होती है, प्रकाश की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, एच म्यू, प्लांक नियतांक गुणित आवृत्ति, ठीक है। इसका ये जो ऊर्जा होती है वो दो चीजों में यूज होती है। पहला तो उस इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर निकालने के लिए, ठीक है, और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने के लिए, ठीक है। ये दो चीजों में जो है वो ऊर्जा जो है वो व्यय होती है। जो भी ऊर्जा आपतित होती है, प्रकाश जब आपतित मतलब इंसिडेंट होता है, ठीक है, तो उसकी कुछ ऊर्जा होती है, तो वो जो ऊर्जा होती है वो दो चीजों में यूज होती है। जहाँ पे फाई जीरो क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं कार्य फलन, कार्य फलन, ठीक है, वर्क फंक्शन, इसे हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं। और ये जो कार्य फलन होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को सतह से निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को सतह से, अब इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए भी वहां सतह से निकालने के लिए भी कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर निकालने के लिए आवश्यक बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, ठीक है, इसे हम लोग कार्य फलन या वर्क फंक्शन बोलेंगे। और के ई क्या होता है, ये होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा किसकी, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो जो भी ऊर्जा आपतित होती है वो दो चीजों में व्यय होती है। एक तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए और दूसरा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद रखेंगे। ये जो कार्य फलन है फाई जीरो, फाई जीरो को हम लोग देहली आवृत्ति के टर्म में भी लिखते हैं, ठीक है। फाई जीरो का जो वैल्यू होगा एच म्यू न्यू जीरो होगा, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हैं, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू जीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इस टर्म में भी लिख सकते हैं। या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बाद इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप लोग को एक संबंध याद हो, आवृत्ति जो होता है वो क्या होता है, सी बाई लैम्डा होता है, ठीक है। आवृत्ति न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है, जहाँ पे लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य है, जो भी प्रकाश आपतित हो रहा है उसका तरंग दैर्ध्य। अगर ये फॉर्मूला यूज करें तो इसे, इस रिलेशन को हम लोग किस टर्म में लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच सी वन अपॉन लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में ये आपको याद होना ही चाहिए। तो ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉम्पटन, कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब एक्सरे एक इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट होता है, ठीक है, एक्सरे जब एक इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट होता है तब क्या होता है, आ, उस एक्सरे का जो है वो स्कैटरिंग हो जाता है, ठीक है। एक एंगल थीटा पर क्या हो जाता है, इसका स्कैटरिंग हो जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं थीटा को। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल होता है। तो ये स्कैटरिंग हो जाता है, और स्कैटरिंग होने के बाद इसका जो तरंग दैर्ध्य है वो बढ़ जाता है, ठीक है, इसका तरंग दैर्ध्य बढ़ जाता है। और दूसरे साइड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटोन से कोलिजन के बाद क्या होता है, एक डायरेक्शन में जो है वो मोशन करने लगता है। ये हम लोग का है स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसके लिए जो एंगल होता है ये फाई होता है, ठीक है। तो जब फोटोन
आपतित होता है, मान लेते हैं इनिशियली इसका जो वेवलेंथ है वो लैम्डा था, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, न्यू थी, और स्कैटर्ड होने के बाद ये जो एक्सरे है इसका जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या हो गया, लैम्डा डैश हो गया, ठीक है, एनर्जी एनर्जी ई डैश हो गई, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो गया, न्यू डैश हो गया। तो स्कैटरिंग होने के बाद क्या होता है, लैम्डा डैश जो है वो कम, लैम्डा डैश जो है वो ज़्यादा हो जाता है किसके कंपैरिजन में, लैम्डा के कंपैरिजन में, ठीक है, और आवृत्ति जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आवृत्ति जो है वो इंसिडेंट आवृत्ति से कम हो जाती है, ठीक है, और एनर्जी भी क्या होगी, ई डैश भी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। यहाँ पे जो वेवलेंथ में जो चेंज होता है इसे हम लोग इस फॉर्मूले से देते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है, डेल लैम्डा इक्वल टू एच एम ई सी वन माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। जहाँ पे डेल लैम्डा क्या है, चेंज इन फोटोन वेवलेंथ, और एच क्या है, प्लांक नियतांक है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, एम ई क्या है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और थीटा क्या है हम लोग का स्कैटरिंग एंगल है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है, कॉम्पटन प्रभाव। इसमें बेसिकली होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन अरे जब एक्सरे, ठीक है, एक्स किरण किसी इलेक्ट्रॉन पर आपतित होता है, आपतित होता है, तब एक्सरे या एक्स किरण का प्रकीर्णन हो जाता है, प्रकीर्णन या स्कैटरिंग, स्कैटरिंग हो जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं। प्राप्त प्राप्त जो एक्सरे होता है, ठीक है, प्राप्त एक्सरे या जो फोटोन होता है, प्राप्त एक्सरे का तरंग दैर्ध्य, ठीक है, वेवलेंथ लैम्डा डैश आपतित आपतित एक्सरे के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है, अधिक होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और तरंग दैर्ध्य में जो परिवर्तन होता है, डेल लैम्डा, इसे हम लोग किससे देते हैं, यहाँ पे एच प्लांक नियतांक बटे एम जीरो सी वन माइनस कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, स्कैटरिंग एंगल है, ठीक है, एम जीरो जो है वो पार्टिकल का मास या इलेक्ट्रॉन का मास, यहाँ पे एम ई भी लिख सकते हैं, ठीक है, होता है। यहाँ पे लैम्डा सी एच एम ई सी को लैम्डा सी या कॉम्पटन वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है, इसे कॉम्पटन वेवलेंथ बोलते हैं। और ये जो डेल लैम्डा होता है इसे हम लोग बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, ठीक है, कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं इसको।
ये याद रखेंगे, कॉप्टन शिफ्ट अगर पूछेगा तब ये है, और ये क्या होता है, ये हम लोग का लैम्डा डैश माइनस लैम्डा होता है, ठीक है। डेल लैम्डा का वैल्यू, इसका वैल्यू होगा H/m/e/c 1 माइनस कॉस थीटा। ये जो है किस पे डिपेंड करता है, स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड करता है, जहाँ पे थीटा हम लोग का क्या है, स्कैटरिंग एंगल है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये याद रखेंगे कि इससे क्या क्या होता है, ठीक है। जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाता है, वेवलेंथ बढ़ जाता है, लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा, ठीक है। इसकी आवृत्ति क्या हो जाती है, आवृत्ति कम हो जाती है, ठीक है। इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, इसकी एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखेंगे कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में। कॉम्पटन इफेक्ट में इतना ही पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। सेट में बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन या बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं, ठीक है, कि आपका उस टॉपिक के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो कितना क्लियर है। इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव, बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जाते। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ठीक है। डी ब्रॉगली डी ब्रॉगली ने बेसिकली क्या बताया कि जो मैटर होते हैं पहले, जब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट का जब एक्सप्लेनेशन दिया गया, तब ये माना गया कि जो प्रकाश होता है, ठीक है, लाइट का डुअल नेचर होता है, ठीक है। जो प्रकाश होता है उसका क्या होता है, डुअल नेचर होता है, ठीक है, द्वैत प्रकृति होती है, ठीक है। द्वैत प्रकृति या डुअल नेचर होता है। पहले इनिशियली यही माना जाता था कि सिर्फ लाइट ही है जो द्वैत नेचर दिखाता है, ठीक है। लेकिन डी ब्रॉगली ने बताया कि प्रकाश ही नहीं, ठीक है। डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग क्या था कि प्रकाश प्रकाश ही नहीं बल्कि द्वैत प्रकृति द्वैत प्रकृति सभी गतिशील गतिशील द्रव्य कणों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखेंगे कि सभी डायनेमिक पार्टिकल्स या मैटर बोल सकते हैं, ठीक है। मैटर ज़्यादा सही वर्ड होगा। सभी डायनेमिक मैटर में जो है वो द्वैत प्रकृति पाई जाती है। द्वैत गतिशील मतलब वो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ उसकी गतिज ऊर्जा होगी, उसका वेलोसिटी होगा, ठीक है। स्थिर नहीं होना चाहिए। स्थिर पार्टिकल में जो है वो द्वैत प्रकृति नहीं पाई जाती। प्रकाश ही नहीं बल्कि द्वैत प्रकृति सभी गतिशील कणों सभी गतिशील कणों की भी होती है, ठीक है। प्रकाश ही नहीं बल्कि जितने भी मैटर हैं हम लोग के पास, ठीक है, जो मोशन कर रहे हैं, उन सभी की क्या होती है, तरंग प्रकृति होती है। वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं और तरंग की तरह भी बिहेव करते हैं, ठीक है। प्रत्येक गतिशील अगर वीडियो स्लो लगे तो थोड़ा सा इसे फास्ट करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि मेरा लिखने का जो स्पीड है वो थोड़ा सा कम है, मतलब स्लो है कि इसमें पेन टैब में। प्रत्येक प्रत्येक गतिशील द्रव्य से एक तरंग संबंधित होता है, ठीक है। एक तरंग संबंधित एक तरंग संबंधित होता है, ठीक है, जिसे जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे डी ब्रॉगली तरंग, डी
डी ब्रॉगली डी ब्रॉगली तरंग, ठीक है, डी ब्रॉ डी ब्रॉगली वेव या द्रव्य तरंग, द्रव्य तरंग या मैटर वेव कहा जाता है, ठीक है, मैटर वेव कहा जाता है, संबंधित होता है, ठीक है, हर हर पार्टिकल से जो है एक वेव संबंधित होगा, ठीक है। और ये जो वेव होता है, डी ब्रॉगली ने इसके लिए अपना रिलेशन दिया जिसे हम लोग डी ब्रॉगली रिलेशन बोलते हैं। ये क्या होता है, डी लैम्डा इक्वल टू होता है एच बाई पी, ठीक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है, प्लांक नियतांक बटे संवेग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद रखें। जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, एच बाई पी, ठीक है, प्लांक नियतांक बटे संवेग। या फिर संवेग इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच बाई लैम्डा, ठीक है। संवेग इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लांक नियतांक बाई प्लांक नियतांक बटे लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे के पी जो है वो क्या है, संवेग है, और ये क्या दिखाता है, कण प्रकृति को दिखाता है, ठीक है। कण प्रकृति या फिर पार्टिकल नेचर से जो है वो संबंधित होता है। और यहाँ पे लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य। ये किसको दिखाता है, ये तरंग प्रकृति को दिखाता है, ठीक है। तो डी ब्रॉगली ने क्या कहा, क्या किया कि तरंग प्रकृति और उसके कण प्रकृति में जो है वो संबंध बताया था, ठीक है। ये जो लैम्डा है ये तरंग प्रकृति के लिए है और पी किसके लिए है, संवेग के लिए है। तो ये होता है हम लोग का डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ठीक है। इसमें कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। स्पेशल केस, सबसे पहला, अगर कण भी वेग से गतिमान हो, भी वेग से गतिमान हो, तब क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाई एम भी हो जाएगा, ठीक है। अगर वहां पे दिया हुआ है कि एम द्रव्यमान का कण, अगर एम द्रव्यमान का कण अगर भी वेलोसिटी से गतिशील है, तब लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा, एच बाई एम भी आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड, अगर कण की गतिज ऊर्जा दिया हुआ हो, ठीक है, कण की गतिज ऊर्जा, कण की गतिज ऊर्जा अगर के हो, तब लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच बाई अंडर रूट टू एम के, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर वेलोसिटी दिया हुआ हो तो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्ञात करेंगे। अगर गतिज ऊर्जा दिया हुआ हो तो इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे, ठीक है। अगर कुल ऊर्जा दी हुई हो, किस केस में, ये रिलेटिविस्टिक केस में, ठीक है, रिलेटिविस्टिक केस में, अगर जो स्पीड है वो लगभग लगभग क्या है, प्रकाश की स्पीड के बराबर है, तब रिलेटिविस्टिक केस आता है। क्वांटम मैकेनिक्स में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कुल ऊर्जा और क्या दिया हो, कुल ऊर्जा जो है वो ई दिया गया हो, ठीक है। तो इस केस में जो तरंग दैर्ध्य लैम्डा होगा वो हम लोग का हो जाएगा एच सी अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस एम जीरो स्क्वायर सी की पावर 4, ठीक है। जहाँ पे ये एम जीरो स्क्वायर क्या है, एम जीरो क्या है, ये इसका रेस्ट मास है, ठीक है, कण का स्थिर द्रव्यमान, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट मास। जब वो मोशन ना कर रहा हो उस केस में उसका द्रव्यमान है,
ठीक है। इसके बाद अगर रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ हो, विस्टिक गतिज ऊर्जा, ठीक है, अपेक्षी अपेक्षी गतिज ऊर्जा, ठीक है, रिलेटिविस्टिक मतलब आपेक्षी होता है, ठीक है, आपेक्षी गतिज ऊर्जा अगर दिया हुआ हो के, ठीक है, तो उस केस में लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच सी अपॉन अंडर रूट के प्लस 2m0 c²। ये सब फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है फॉर्मूला डी ब्रॉगली से रिलेटेड, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इसके बाद चौथा, अगर Q आवेश के कण को Q Q आवेश के कण को अगर हम लोग भी Q आवेश के कण को अगर हम लोग भी विभव या पोटेंशियल, भी पोटेंशियल से क्या करते हैं, एक्सलरेट करते हैं, त्वरित करते हैं, ठीक है, त्वरित करते हैं, तब इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, Q भी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हम लोग का डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो क्या आ जाएगा, h बाई अंडर रूट 2m³ भी आ जाएगा, ठीक है। और इसे अगर सभी वैल्यू कांस्टेंट का सभी वैल्यू रख के हम लोग कैलकुलेट करें तब ये आता है 150, और यहाँ पे वोल्टेज, लेकिन ये किस में रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा, याद रखेंगे, ठीक है, ये जो वोल्टेज है वो किस में रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा, और ये जो आंसर आएगा वो एमस्टॉम में आएगा, ठीक है, ये एक रिलेशन याद रखेंगे। ये इसमें जो है कैलकुलेशन इजी हो जाता है, ठीक है। 150/V जो कि किस में रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा, और ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, एमस्टॉम में आएगा, ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद पांचवा देखते हैं, अगर, और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए ही वैलिड है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। उसके बाद पांचवा, अगर कण कण जो है वो उष्मी साम्य में है, ठीक है, अगर कण उष्मी साम्यावस्था उष्मी साम्यावस्था में है, तब उस केस में उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 3/2 के टी हो जाएगी, ठीक है। और जो तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, टी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य है, वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3m के टी आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था डी ब्रॉगली तरंग से रिलेटेड, इन ये फॉर्मूला जो है आप लोग याद रखेंगे, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, एक बार पूछ चुका है। थर्ड टॉपिक देखते हैं, बोर कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं बोर के संगतता का नियम, संगतता का नियम, ठीक है, बोर के संगतता का नियम। बोर के दो नियम होते हैं, एक होता है संगतता का नियम और एक होता है पूरकता का नियम। तो बोर के संगतता का नियम क्या बोलता है कि यदि किसी कण का आकार, कण यदि कण का आकार उससे संबद्ध डी ब्रॉगली उससे संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य की तुलना में बहुत ज्यादा होता है, की तुलना में, बहुत,
बहुत ज़्यादा होता है तो क्वांटम यांत्रिकी से प्राप्त, तो क्वांटम यांत्रिकी से प्राप्त परिणाम चिरसम्मत यांत्रिकी, चिरसम्मत यांत्रिकी यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स से प्राप्त परिणामों के समान होते हैं। ठीक है, प्राप्त परिणामों के समान होते हैं। सेट में ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए इनका स्टेटमेंट पढ़ना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नहीं तो इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसा लिख सकते थे कि अगर किसी तरंग से, किसी कण से संबंधित डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है, उसके आकार से बहुत ही बड़ा हो, ठीक है, उसके आकार से अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया, अगर किसी कण का जो है वो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य उसके आकार से बहुत ज़्यादा छोटा हो, या उसका आकार जो है वो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य से बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो, तो उस परिस्थिति में क्वांटम मैकेनिक्स से जो प्राप्त रिजल्ट होते हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या बोलते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स से प्राप्त रिजल्ट के बराबर होते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे कि अगर लैम्डा जो है वो लेस देन आर है, आर जो है वो रेडियस है, ठीक है, उस कण का जो है वो साइज है, या यहाँ पे जो स्टेटमेंट तो लिख चुके हैं, है ना। तो अगर डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य उसके आकार से बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ठीक है, तो उस केस में क्वांटम मैकेनिक्स से जो प्राप्त रिजल्ट होंगे वो क्लासिकल मैकेनिक्स से प्राप्त रिजल्ट के बराबर होंगे। ठीक है, लेकिन अगर क्या बोलते हैं लैम्डा, ठीक है, ये यही इतना ही याद रखेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। ये लैम्डा इज लेस देन आर है तो क्वांटम मैकेनिक्स से प्राप्त रिजल्ट क्लासिकल मैकेनिक्स के से प्राप्त रिजल्ट के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद एक आता है हम लोग का बोर का बोर्स कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं बोर का पूरकता का नियम। अब बोर का पूरकता का नियम या कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल क्या बोलता है, इसके अकॉर्डिंग तरंग एवं कण एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, तरंग एवं कण एक दूसरे के पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ये। ठीक है, ये था हम लोग का बोर का कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल और बोर्स कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेव पैकेट के बारे में। ये यहाँ पे वेव पैकेट का जो है वो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। ठीक है, जनरली जो हम लोग ये मानते थे कि जो द्रव्य तरंग है वो एक वेव है, ठीक है, हर पार्टिकल से रिलेटेड एक तरंग होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्य तरंग बोलते हैं। लेकिन बाद में ये पाया गया कि एक तरंग नहीं होता। ठीक है, एक पार्टिकल से रिलेटेड बहुत सारे तरंग होते हैं। ठीक है, एक पार्टिकल से रिलेटेड जो है बहुत सारे तरंग होते हैं, और ये जो तरंग होते हैं वो एक साथ रहते हैं। ठीक है, सुपरपोजिशन या क्या बोले इसे, अतिव्यापन करके ना ये एक साथ रहते हैं, सुपरपोजिशन करके ये एक साथ रहते हैं, और इन्हीं से क्या बनता है, वेव पैकेट बनता है। ठीक है, ये जो अलग अलग वेवलेंथ के, ठीक है, अलग अलग आयाम के जो तरंग हैं ये आपस में मिलकर एक तरंग बनाते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग पैकेट बोलते हैं। ठीक है, तरंग पैकेट या वेव पैकेट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है हम लोग का वेव पैकेट।
इन सभी के अतिव्यापन से इस टाइप का क्या बोलते हैं तरंग हमें मिलता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव पैकेट। ये भी एक तरंग ही होता है, ये भी एक वेव ही है, ये भी क्या है हम लोग का, ये भी एक वेव ही है। ठीक है, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेव पैकेट बोलेंगे, जो कि ये यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, ये साई 2, साई 3, साई 4, साई 5, साई 6, साई 7, साई 8, ये जो 8 तरंग है ये आपस में मिल के ये तरंग बनाए हैं। ठीक है, इस तरंग को हम लोग बोलेंगे साई। आगे आगे हम लोग ये नोटेशन भी यूज करेंगे। ठीक है, साई इसे वेव फंक्शन के लिए, ये मतलब वेव पैकेट के लिए जो है वो यूज करेंगे। साई क्या होता है, वेव पैकेट होता है, और इसमें जो ये अवयवी तरंग होते हैं इनके सुपर पोजिशन से ये बनता है। और इसको कैसे लिखेंगे, C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 प्लस C3 साई 3। इस टाइप से आगे की क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि वेव फंक्शन को जो है इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो साई होता है ये क्या होता है, सुपर पोजिशन होता है किनका, ये अलग अलग तरंगों का जो है वो सुपर पोजिशन होता है। एक्चुअली होता है क्या है कि एक जो कण है वो ये तरंग दैर्ध्य वाला तरंग भी उत्पन्न कर सकता है, इस तरंग दैर्ध्य वाला तरंग भी उत्पन्न कर सकता है, इस तरंग दैर्ध्य वाला तरंग भी उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो इसमें जो तरंग होते हैं ये सब जो है वो सुपर पोजिशन के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सुपर पोजिशन यानी अध्यारोपण, ये जो है अध्यारोपित होके इस टाइप से रहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं वेव पैकेट। ये यहाँ पे जो है इस रीजन में, ठीक है, ये जो रीजन है इस रीजन के अंदर ये जो है संपोषी व्यतिकरण कर रहे हैं, और इसके बाहर जो है वो विनाशी व्यतिकरण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है वो यहाँ पे जो है वो पाया जाता है। आगे देखेंगे कि साई क्या बताता है, कण के पाए जाने की जो है वो प्रायिकता बताता है। नेक्स्ट क्लास में वेव फंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी ये याद रखेंगे कि जो हम लोग का तरंग होता है, द्रव्य कण से संबंधित जो तरंग होता है वो एक अकेला तरंग ना होके क्या होता है, वेव पैकेट होता है। ठीक है, एक वेव ना होकर क्या होता है, वेव पैकेट होता है। द्रव्य तरंग, द्रव्य तरंग एक अकेला तरंग न होकर तनिक भिन्न भिन्न, तनिक भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य एवं आयाम वाले तरंगों का, आयाम वाले तरंगों का अध्यारोपण होता है। ठीक है, अध्यारोपण यानी कि सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन यानी कि सिंपली वेक्टर सम। ठीक है, नॉर्मल जो एडिशन करते हैं नॉर्मल एडिशन ना लिखे उनका क्या लेंगे, वेक्टर सम लेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे अध्यारोपण बोलेंगे। ठीक है, अध्यारोपण, अध्यारोपण होता है। ठीक है, या क्या बोले कि तरंग पैकेट जो होता है, वेव पैकेट क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ वेव होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वेव्स होता है, इसमें जो है वो बहुत सारी तरंगे होती हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न वेग और भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य, इनका जो वेलोसिटी है वो भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। अब यहाँ पे जब हम लोग वेव पैकेट के बारे में पढ़ते हैं तब यहाँ वेव पैकेट की दो तरह की वेलोसिटी होती है। ठीक है, एक जिसे हम लोग बोलते हैं कला वेग या फेस वेलोसिटी, और एक हम लोग का होता है समूह वेग या ग्रुप वेलोसिटी। देखो कला वेग क्या होगा, ये जो वेव है, ठीक है, इनका जो वेलोसिटी होगा उसे हम लोग फेस वेलोसिटी या कला वेग बोलेंगे। ठीक है, ये इंडिविजुअल तरंग है, इनका जो वेलोसिटी होगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तरंग वेग बोलेंगे। ठीक है, ये सॉरी कला वेग या फेस वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो वेव पैकेट है इस वेव पैकेट का जो वेलोसिटी होगा, ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे ग्रुप वेलोसिटी या समूह वेग।
ये जो वेव पैकेट जिस गति से मोशन करेगा वो क्या होगा, हम लोग का ग्रुप वेलोसिटी होगा। और एक अकेला तरंग जिस वेग से गति करेगा इसे हम लोग कला वेग या फेज वेलोसिटी बोलेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कला वेग या फेज वेलोसिटी, ठीक है। कला वेग क्या होता है, तरंग पैकेट तरंग पैकेट के अवयवी तरंगों का वेग क्या होता है, कला वेग या फेज वेलोसिटी होता है, ठीक है। इसे हम लोग वी पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और वी पी का वैल्यू क्या होता है, वी पी इक्वल टू होता है ओमेगा बटे के, फ्रीक्वेंसी बटे के, जहाँ पे के क्या होता है, के इसे हम लोग बोलते हैं संचरण नियतांक, तरंग संचरण नियतांक बोलते हैं, ठीक है। वेव वेक्टर बोलते हैं इसको, वेव वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या होता है, ये होता है 2 पाई/लैम्डा, ये जो है तरंग दैर्ध्य का उल्टा होता है, ठीक है, 2 पाई/लैम्डा होता है, ठीक है। ये याद रखेंगे कि आगे हम लोग इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ये जो है तरंग के संचरण की दिशा को बताता है, ठीक है। वेव जो है हम लोग का किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, के बारे में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी पढ़े थे, ठीक है। ये वेव वेक्टर होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसे याद रखेंगे। इसका जो वैल्यू होता है 2 पाई/लैम्डा होता है, ठीक है। ये तरंग दैर्ध्य का जो है वो उल्टा होता है, ठीक है। ये होता है हम लोग का तरंग क्या बोलते हैं, कला वेग। इसके बाद देखते हैं ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी या इसे हम लोग क्या बोलेंगे, समूह वेग बोलेंगे, ठीक है। ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है, ग्रुप वेलोसिटी vg इक्वल टू होता है डी ओमेगा बाई डी के। और ये क्या होता है, ये जो है तरंग पैकेट का वेग होता है, ठीक है। तरंग पैकेट का वेग, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, समूह वेग बोलेंगे, ठीक है। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, vg से रिप्रेजेंट करते हैं। vg इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी के होता है। दोनों में रिलेशन क्या होता है, vg और डी ओमेगा में रिलेशन क्या होता है, ये याद रखेंगे कि vg इक्वल टू होता है vp प्लस के डी वी पी बाई डी के, ठीक है। ये किसके पदों में, के पदों में, तरंग वेव वेक्टर के पदों में, ठीक है। इसे हम लोग लैम्डा के टर्म में भी लिख सकते हैं, वी पी माइनस लैम्डा डी वी पी बाई डी लैम्डा हो जाएगा। लैम्डा के टर्म में यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये लैम्डा के पदों में, ये दोनों फॉर्मूला जो है वो याद रखेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, ये रिलेशन होता है किसमें, vg और vp में, ग्रुप वेलोसिटी और तरंग ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में रिलेशन होता है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है हम लोग का डिस्पर्सिव मीडियम, विक्षेपण माध्यम, विक्षेपण माध्यम, डिस्पर्सिव मीडियम और एक अविक्षेपण माध्यम, अविक्षेपण माध्यम, इसको इससे देखेंगे, ठीक है। एक क्या होता है, विक्षेपण माध्यम। विक्षेपण माध्यम क्या होता है, ऐसा माध्यम, ऐसा माध्यम जहां समूह वेग कला वेग के समान नहीं होता, ठीक है, समान नहीं होता है, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, ये vg
इज नॉट इक्वल टू वी पी। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्पर्सिव मीडियम बोलेंगे, डिस्पर्सिव मीडियम, विक्षेपण माध्यम। यहाँ पे क्या होता है, ऐसा माध्यम जहाँ पे क्या बोलते हैं, जब हम लोग का तरंग पैकेट प्रवेश करता है तब उसमें अवयवी तरंगों के साथ तरंग पैकेट का जो वेव है वो बदल जाता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विक्षेपण माध्यम बोलेंगे। विक्षेपण माध्यम दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक विक्षेपण माध्यम जिसे हम लोग धनात्मक बोलते हैं। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, डी वी पी बाई डी लैम्डा का वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, धनात्मक हो। तब इस केस में क्या होता है, जो ग्रुप वेलोसिटी है वो कम होता है किससे, फेस वेलोसिटी से। ग्रुप वेलोसिटी जो है वो फेस वेलोसिटी से कम होता है। इसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डिस्पर्सिव मीडियम या धनात्मक विक्षेपण माध्यम। धनात्मक विक्षेपण माध्यम में क्या होता है, जो ग्रुप वेलोसिटी है वो कम होता है किससे, फेस वेलोसिटी से, ये याद रखेंगे। और एक होता है ऋणात्मक विक्षेपण माध्यम, अगर डी वी पी बाई डी लैम्डा का वैल्यू क्या हो, ऋणात्मक हो। ठीक है, तो इस केस में क्या आ जाएगा, वी जी इज ग्रेटर देन वी पी, ग्रुप वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव विक्षेपण माध्यम। ठीक है, ये विक्षेपण माध्यम के बारे में याद रखेंगे। उसके बाद एक आता है अविक्षेपण माध्यम, अविक्षेपण माध्यम। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम क्या होता है, ऐसा माध्यम जहां ग्रुप वेलोसिटी फेस वेलोसिटी के बराबर हो, ऐसे माध्यम को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्पर्सिव मीडियम बोलेंगे। यहाँ के लिए, इस माध्यम के लिए जो है डीपी बाई डी लैम्डा का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यानी माध्यम में प्रवेश करने के बाद जो फेस वेलोसिटी है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसे हम लोग बोलेंगे अविक्षेपण माध्यम या नॉन डिस्पर्सिव मीडियम बोलेंगे। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे भी याद रखेंगे। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है आज का, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, सिद्धांत। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या बोलता है, सूक्ष्म स्तरीय स्तर पर कण की स्थिति तथा उसका संवेग एक साथ यथार्थता से नापना संभव नहीं है। ठीक है, सूक्ष्म स्तरीय यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, सूक्ष्म स्तरीय स्तर पर। ठीक है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर किसी कण की स्थिति, किसी कण की स्थिति एवं संवेग का यथार्थता से, यथार्थता से मापन संभव नहीं है। ठीक है, मतलब इनके मापन में जो है कुछ ना कुछ अनिश्चितता रहती है। ये जो स्टेटमेंट था वो इनिशियली किसके लिए था, संवेग और डेल एक्स। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं डेल एक्स और डेल पी।
ठीक है। डेल एक्स डॉट डेल पी का जो वैल्यू होता है वो लगभग लगभग किसके बराबर होता है, एच लाइन के बराबर होता है, या एच बाई टू पाई। ठीक है, एच लाइन क्या होता है, एच बाई टू पाई के लगभग लगभग जो है वो बराबर होता है किसी कण की स्थिति व संवेग में मापन की अनिश्चितताओं का गुणनफल। ठीक है, ये जो डेल एक्स है वो क्या है, स्थिति स्थिति मापन में अनिश्चितता। ठीक है, और डेल पी क्या है, संवेग मापन में अनिश्चितता। ठीक है, तो ये इनकी जो अनिश्चितताओं का जो गुणनफल है वो एच लाइन की कोटि का, यहाँ पे एच लाइन होगा, एच लाइन की कोटि का या एच बाई टू पाई की कोटि का होता है। ठीक है, या फिर एक जो और इससे रिलेटेड एक और स्टेटमेंट दिया जाता है। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग डेल एक्स और डेल पी का जो मल्टीप्लिकेशन है, मतलब संवेग में अनिश्चितता और स्थिति में अनिश्चितता का जो गुणनफल है वो कभी भी एच लाइन बाई टू से कम मतलब कम नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो है मिनिमम अनसर्टेनिटी होता है एच लाइन बाई टू पाई, और ये किसके लिए आता है, ये जो है नॉर्मल फंक्शन के लिए जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, देखेंगे ये आगे की क्लासेस में, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम लोग का फंक्शन होता है इस टाइप के वेव फंक्शन के लिए जो है हमें ये मिनिमम देखने को मिलता है। जनरली ये किसके लिए देखने को मिलेगा, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए हम लोग देखेंगे कि ये जो अनसर्टेनिटी होता है वो सबसे मिनिमम होता है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए। और उसके बाद बाकी सभी के लिए जो है वो एच लाइन बाई टू जो है वो सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए होगा, और बाकी सभी के लिए जो है इससे ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे देखो पहले केस में क्या है, इसका जो अनिश्चितता है, ठीक है, डेल एक्स, यहाँ पे क्या है, ये जो लैम्डा है इसका तरंग दैर्ध्य फिक्स है। ठीक है, लैम्डा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, इसका मतलब संवेग p इक्वल टू एच बाई लैम्डा भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो है इसका संवेग कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है डेल एक्स, इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन जो है वो अनसर्टेन हो जाएगा। पोजीशन अनसर्टेन कैसे हो जाएगा, देखो जो आयाम होता है, ठीक है, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ये हमें बताता है कि कण जो है वो कहाँ पाया जाएगा, कण के पाए जाने की प्रायिकता को बताता है। आगे की क्लासेस में देखेंगे। यहाँ पे देखो सभी जगह, ठीक है, सभी जगह जो है इसका आयाम बराबर है, यहाँ पे भी इसका आयाम, यहाँ यहाँ सभी जगह जो है इसका आयाम बराबर है। तो कण के जो है पाए जाने की प्रायिकता सभी जगह बराबर है, तो कण जो है ये पूरे वेव में कहीं भी पाया जा सकता है। ठीक है, भले ही इसका क्या है, मोमेंटम फिक्स है, लेकिन अब जो कण है वो कहीं भी पाया जा सकता है। यानी इसका जो मोमेंट स्थिति है वो क्या हो गया, अनसर्टेन हो गया, स्थिति अब हम लोग नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, डेल एक्स का जो वैल्यू है वो थोड़ा सा कम हो गया। कम कैसे हो गया, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है आयाम सबसे अधिक है जबकि यहाँ पे आयाम कम है, तब यहाँ पे जो है कण के पाए जाने की प्रायिकता जो है वो अधिक होगी। यहाँ पे कण जो है वो पाए जाने की प्रायिकता अधिक होगी, जबकि यहाँ पे कण के पाए जाने की प्रायिकता जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आयाम कम है। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, थोड़ा सा जो है वो निश्चितता आया। ठीक है, ये मीडियम डेल पी है यहाँ पे। अब लेकिन यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे अब लैम्डा चेंज हो गया, यहाँ पे लैम्डा चेंज हो रहा है, यानी कि संवेग अब क्या होने लगेगा, चेंज होने, लैम्डा चेंज हो रहा है यानी संवेग भी क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा। अब ये लास्ट, ये थर्ड वाले एग्जाम्पल में देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि वेव जो आयाम है वो फिक्स हो गया, अब आयाम यहीं पे मैक्सिमम है, यानी कण के पाए जाने की प्रायिकता यहीं पे अधिक होगी। ठीक है, जबकि यहाँ पे आयाम जो है वो शून्य है, यहाँ यानी कि यहाँ जो है कण के पाए जाने की प्रायिकता बहुत ही कम हो जाएगी। यानी कि यहाँ अब जो है कण की स्थिति जो है वो निश्चित हो गई कि कण जो है वो इसी के बीच में रहेगा। लेकिन अब देखो इसका जो वेवलेंथ है वो क्या हो गया, अनिश्चित हो गया, या इसका मोमेंटम बोले, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो लगभग जीरो हो गया, यानी ये जो है लगभग क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता का सिद्धांत जो है वो सिर्फ स्थिति संवेग के लिए नहीं बल्कि टाइम और किसके लिए, एनर्जी के लिए भी दिया जाता है। ठीक है, डेल टी और डेल ई का जो क्या बोलते हैं, अनिश्चितताओं का जो गुणनफल है ये भी एच लाइन की
कोटि का होता है, ठीक है। और साथ ही साथ कोणीय संवेग डेल जे और कोणीय स्थिति फाई में भी जो है वो अनिश्चितता जो है वो एच लाइन के कोटि का होता है, ठीक है। यहाँ पे जे जो है वो कोणीय संवेग है, एंगुलर मोमेंटम और फाई क्या है हम लोग का, एंगुलर पोजीशन, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये होता है अनिश्चितता, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अब इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कुछ प्रतिफल, ठीक है, प्रतिफल यानी कॉन्सिक्वेंसेस। हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कारण कौन कौन से फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग एक बॉक्स के आगे इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल एक बॉक्स में बंद हो, ठीक है, एक बॉक्स में बंद कण की ऊर्जा, ठीक है, ये निकाल सकते हैं हम लोग किसका यूज करके, हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करके। देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि आपको ऑप्शन दे देगा और ये पूछेगा कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत का कौन कौन इसमें से कौन सा कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है, कौन सा प्रतिफल है, ये दे देगा, ठीक है। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो है आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बोर के प्रथम कक्षा की त्रिज्या, प्रथम कक्षा की त्रिज्या, ठीक है, इसे भी हम लोग किससे निकाल सकते हैं, बोर के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु की जो मूल अवस्था है, ठीक है, मूल अवस्था की ऊर्जा जो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है, कि ऊर्जा को भी हम लोग हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इनका छोटा छोटा डेरिवेशन होता है, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये बस आप लोग नाम याद रखिए कि ये जो है इन चीज़ों को हम लोग ये हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी, हाइड्रोजन एटॉम में इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा या बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, इसे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो फोटोन इमिशन होता है, ठीक है, उत्तेजित परमाणु यानी कि एक्साइटेड स्टेट में जो एटॉम होता है, ठीक है, वो जो ऊर्जा इमिट करता है, डेल ई इक्वल टू क्या किस फॉर्म में मिलता है हम लोग को, एच म्यू के टर्म क्या बोलते हैं टर्म में मिलता है, ठीक है। इसे भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत का यूज करके, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट याद रखेंगे जो पूछता है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, ठीक है, नहीं रह सकता है, ये भी हम लोग किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की ऊर्जा कभी भी शून्य नहीं होती, ठीक है। इसकी जो शून्य ऊर्जा देखेंगे कि इसकी शून्य ऊर्जा क्या होती है, एक्चुअली इसकी जो 0 पॉइंट एनर्जी होती है वो हाफ एच लाइन ओमेगा होता है, ठीक है। तो इसे भी हम लोग किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लास्ट और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखेंगे कि अगर दो ऑपरेटर हैं ए और बी,
तब इनके लिए जो अनिश्चितताओं का गुणनफल होगा डेल ए डेल बी का जो वैल्यू है इज ग्रेटर देन इक्वल टू आयोटा बाई 2 एक्सपेक्टेशन वैल्यू, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर ब्रैकेट ए बी। ठीक है, ये जो है ए बी के कम्यूटेटर का क्या होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है। ये नोटेशन बस आप लोग याद रखेंगे, ये आगे जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बस ये याद रखेंगे कि जो अनसर्टेनिटी प्रिंस क्या बोलते हैं निकालते हैं दो ऑपरेटर के लिए, हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके निकालते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपका क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल के क्लास में हम लोग वेव फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।